चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं, इस शब्द का मतलब समझाता हूं। इंडिविजुअल जैसे मैं, जैसे आप, आपके दोस्त, आपके घर परिवार, जो भी समाज में है, जितने भी आप लोग देख रहे हैं, सारे के सारे एक इंडिविजुअल हैं, अलग अलग इंडिविजुअल हैं। और डिफरेंट होना, यही शब्द से ही मतलब समझ आ जाता है कि हर एक व्यक्ति यूनिक है, अलग है। आप एक व्यक्ति को दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। और जब आप, जैसे हम सीडीपी भी पढ़ते हैं, तो वहाँ थोड़ा विस्तार से इंडिविजुअल डिफरेंस को समझते हैं, वो एक अलग कंटेक्स्ट में देखते हैं। आज हम थिंकर्स, इंडिविजुअल डिफरेंस थिंकर के बेस पे देखेंगे। तो फिलहाल हर एक बच्चा अलग होता है, कोई कमज़ोर नहीं, कोई होशियार नहीं। हर एक बच्चा अपने आप में क्रिएटिव है, अपने आप में डिफरेंट है, यूनिक है। उसको उस तरीके से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको पढ़ाना है। हम पढ़ते हैं सीडीपी वगैरह में भी, ठीक। तो हर एक बच्चा अलग है, यही इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है। जैसे देखो, कोई बच्चा पर्सनैलिटी में डिफ़र कर सकता है। पर्सनैलिटी मतलब जैसे कोई, मैं हो सकता है इंट्रोवर्ट हूँ, मेरा दोस्त एक्सट्रोवर्ट है, कोई एक थर्ड पर्सन एम्बिवर्ट है। इस तरीके से पर्सनैलिटी में डिफरेंस होता है। जेंडर में डिफरेंस हो सकता है, मैं मेल, कोई दूसरा फीमेल हो गया, कोई और कुछ जेंडर हो गया, तो जेंडर में भी डिफरेंस हो सकता है। अपीयरेंस में डिफरेंस हो सकता है, कोई गोरा दिख रहा है, कोई काला दिख रहा है, कोई भूरा दिख रहा है, कुछ हरा पीला, ऐसा कुछ भी अपीयरेंस में हो। कोई फिजिकल पर्सनैलिटी के हिसाब से, यानी कि फिजिकल, अगर देखा जाए, कोई हाइट में कोई लंबा हो सकता है, कोई चौड़ा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई नाटा, अलग अलग वो फिजिकल अपीयरेंस हो सकते हैं। कोई इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी कोई कम आईक्यू वाला, कोई ज्यादा आईक्यू वाला हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे आधार हो सकते हैं जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है। एज के हिसाब से, मैच्योरिटी के हिसाब से सब अलग है, डिफरेंट है। लेकिन अभी हमको इंडिविजुअल डिफरेंस जो पढ़ना है, वो थिंकर्स के बेस पे पढ़ना है। 4 प्रकार के थिंकर मैं आपको बताऊंगा, सभी का मतलब आपको समझ आ जाएगा, एग्जांपल दूंगा तो। फिलहाल इंट्रोडक्शन देखो। इंडिविजुअल डिफरेंस रिफर्स टू द वेरिएशन अमंग लर्नर्स इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। व्यक्तिगत भिन्नताओं से तात्पर्य शिक्षार्थियों के बीच किन किन फैक्टर में? बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि, रुचि, अधिगम शैली, चिंतन क्षमता, अभिप्रेरणा तथा शैक्षणिक उपलब्धि आदि में पाए जाने वाले अंतर से है। refers to the variation among learners in terms of intelligence, personality, aptitude, interest, learning style, thinking ability, motivation and academic performance. कोई भी दो शिक्षार्थी पूरी तरह समान नहीं होते, ये कंसेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंस का बेसिक मूल आधार है। नो टू लर्नर्स आर एग्जैक्टली अलाइक। इवन अगर दो जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं, तो भी उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। एवरी लर्नर हैज यूनिक एबिलिटीज, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड लर्निंग नीड्स। Therefore, teachers should adopt learner-centered and flexible teaching methods. कोई भी दो शिक्षार्थी पूरी तरह समान नहीं होते। प्रत्येक शिक्षार्थी की अपनी विशिष्ट क्षमताएं, योग्यताएं, कमजोरियां तथा अधिगम आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए शिक्षक को शिक्षार्थी केंद्रित एवं लचीली शिक्षण विधियां अपनानी चाहिए, ठीक है। कोई गधा, कोई होशियार है, सब नहीं। हर हर किसी के पास अपनी एक यूनिक एबिलिटीज है। मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ, प्रत्यक्ष यानी कि प्रत्यक्ष। 10th क्लास जब हम लोग पढ़े, जैसे सीबीएसई बोर्ड रहता है, उस समय पहली बार सीजीपीए वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। कोई सीबीएसई में पढ़ा होगा तो सीजीपीए समझता होगा, ठीक है। सीजीपीए, ऐसे ऐसे पढ़ने में होशियार बच्चे थे जो 10 सीजीपीए लेके आए। 10 मतलब फुल 100% लेके आ रहे, समझ परसेंट में 9.5 से कैलकुलेट, बस उतना टेक्निकल अपन नहीं जाएंगे। 10 सीजीपीए लेके आ गए ऐसे बच्चे। अब उनको कोई क्या समझ रहा होगा, यही होशियार है भाई, यही पढ़ने, यही जीवन में तरक्की करेंगे, बाकी कोई कुछ करेगा ही नहीं। यही मानते, यही सोचते हैं। ये भी मुझे याद है, जो 3 बच्चे 10 सीजीपीए लेके आए, एक वो एनडीए वगैरह का एग्जाम निकाले, है ना, मतलब आर्मी वाले फील्ड में गए, और वो लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सब में अच्छे पोजीशन पे, नो डाउट बहुत अच्छे पोजीशन में। एक और बच्चा था, मतलब साथ में ही पढ़े, वो आगे चल के आईआईटी किया, आईआईएम किया, और उसका अच्छा खासा पैकेज है, ठीक है, पढ़ने में से, ठीक है। एक और व्यक्ति है होशियार, इतना होशियार, लेकिन अभी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फाइट, मतलब वही फाइट कर रहा है, अभी तक निकाल नहीं पाया। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ वो 10 सीजीपीए लाने वाले ही अच्छा तरीके के। अब वही 2 बच्चे बताता हूँ, एक मैं अपना बताता हूँ, एक पास में एक और कपिल, जो यहाँ भिलाई में, तो कपिल फोटोग्राफी जानते होंगे। हमारा तो दूर-दूर तक नाता नहीं था, मतलब पढ़ाई एवरेज स्टूडेंट थे, होशियार तो थे। लेकिन मुझे मालूम है वो 10 सीजीपीए लाने वाले से अच्छा अर्न करता हूँ, उनसे अच्छा मान-सम्मान है, उनसे अच्छे संपर्क हैं, उनसे ज़्यादा संपर्क है। ठीक है, आज जैसे पढ़ने वाले कोई गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब छोड़ा हूँ,
दूसरे लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, अब हम उसी पद पर दूसरों को पहुँचा रहे हैं, तो नो डाउट उससे अच्छा ही है। एक बेहतरीन उदाहरण देता हूँ, एक लड़का था कपिल नाम का, कपिल कुमार, वो बहुत पढ़ाई में छत्तीसगढ़ में लोग बोलते हैं बोदा, बोदा था, गधा, बहुत मार खाता था, बहुत डाँट खाता था। और वो 9th-10th क्लास में मुझे याद है हम लोगों को बोलता था वो कैमरा ले जाने, मतलब पार्टी वगैरह में कोई भी शादी समारोह हो रहा है, पार्टी हो रहा है, वो कैमरा उठाने का काम करता था। और हमको भी बोलता था चलना भई ₹50 मिल जाए। बोलते थे कहाँ 50 के लिए भाई जाए, रात में निकलने नहीं मिलेगा हमको। पार्टी रात में होती है, हमको तो सूरज ढलने से पहले घर आना होता है खेल के। तो अब वो उसी टाइम से काम, वो पढ़ाई में भले एकदम गधा, लेकिन वो कैमरे में उसका इंटरेस्ट बढ़ते गया, फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्ट बढ़ते गया। आज ऐसे इतनी टीम है उसकी, 40-45 की टीम होगी, 40-50 लोगों की। ठीक है, और इनकम तो छोड़ दो, वो फिर मतलब कितने, जितना पढ़ने वाले बच्चे नहीं कमाते होंगे उससे ज़्यादा कमा लेता होगा, 8-10 गुना कमा लेता होगा। तो भाई वो दूसरे फ़ील्ड में अपना परचम लहरा दिया ना, तो ये बोला हर हर किसी का यूनिक एबिलिटीज़ है। अब टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस लेकिन किसके बेसिस पर? थिंकर्स के बेसिस पर, है ना? थिंकर्स, थिंकर्स के बेसिस पर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? अब 4 थिंकर मैं सबका एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। नीचे चार्ट में आते हैं, वहाँ से एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, फिर आपको समझना आसान हो जाएगा। देखो टाइप्स ऑफ थिंकर, 4 प्रकार के थिंकर मिलेंगे। एक रिफ्लेक्टिव थिंकर, रिफ्लेक्टिव थिंकर मतलब यहाँ पे इसका एक कीवर्ड याद रखना, थिंक फर्स्ट। ये सोचेगा, रिफ्लेक्टिव वाला जो है वो सोचता पहले है, थिंक फर्स्ट। प्रैक्टिकल वाला बोलेगा सोचो मत, डू फर्स्ट, पहले काम करो, बोले ज़्यादा सोचोगे काम नहीं हो पाएगा। क्रिएटिव थिंकर बोलेगा कि क्रिएट समथिंग न्यू, क्रिएट न्यू, कुछ नया करो बोलेगा। और कंसेप्चुअल वाला बोलेगा अंडरस्टैंड फर्स्ट, पहले समझो कंसेप्ट को। अंडरस्टैंड, सबका मतलब समझाता हूँ। रिफ्लेक्टिव थिंकर, थिंक फर्स्ट। जैसे मान के चलिए मेरे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन है, जब मैं जॉब था, मैं जॉब क्विट किया, तो भाई उसके प्रोज एंड कॉन्स देखा होगा ना मैं। अगर मैं छोड़ूंगा तो मैं, हाँ ठीक है, अच्छा खासा लमसम अच्छा अमाउंट मिल रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा हूँ, फिर कोई दूसरे जॉब निकल जा रहा है, उसको ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, तो ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा डिसीजन ले रहा हूँ, बुरा। हो सकता है मैं रिफ्लेक्टिव थिंक करूंगा, मैं सारे अल्टरनेटिव्स को, सारे ऑप्शंस को सामने रख के सोच रहा हूँ। तब है ना, आज कोचिंग चला, कल नहीं चला, हो सकता है इसमें ग्रोथ कितनी संभावना हो, सारे ऑप्शन सामने रख के मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं पहले सोच रहा हूँ, डायरेक्ट करने कुछ नहीं रहा हूँ, पहले सोच रहा हूँ, सारे ऑप्शंस के प्रोस कॉन्स निकाल रहा हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव निकाल रहा हूँ, फ्यूचर में क्या होगा एक अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं हो सकता है रिफ्लेक्टिव थिंकर। प्रैक्टिकल थिंकर ये बोलता है डू फर्स्ट, सब सोचो मत, बोले पहले करो। जैसे उदाहरण के तौर पर स्विमिंग सीखना, अब जैसे मुझे अचानक से इतने बड़े उम्र में स्विमिंग सीखने का मन किया, तो अगर मैं रिफ्लेक्टिव थिंक करूंगा तो पहले सोचूंगा, अरे कूदूंगा, डूब तो नहीं जाऊंगा, गहरा कितना होगा। अगर मैं प्रैक्टिकल थिंक करूंगा तो मैं बोलूंगा अरे भैया वो स्विमिंग वगैरह किताब पढ़ने से समझ नहीं आएगा, इधर ड्राई लैंड स्विमिंग करने से नहीं बनेगा, सीधा पानी में कूदो, उसके बाद देखा जाएगा। तो पानी में कूद गया भाई, वही सीख रहे हैं। गाड़ी चलाने वाला कोई वीडियो वगैरह नहीं देखे, कार चलाना सीखना था, कोई वीडियो नहीं देखे, ठीक, दूसरे को ऑब्जर्व करते थे। फिर ऐसा था कि कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं गए, अपना गाड़ी उठाए, कोचक कोचक के देखे किधर से क्या होता है भैया, थोड़ा बहुत जाने, कोई बता दिया, प्रैक्टिकल कर करके सीख गए, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल थिंकर। क्रिएटिव थिंकर कुछ नया क्रिएट करने वाले, कुछ नया क्रिएट खुद से, कोई नया शेरो शायरी लिख दे रहा है, कोई कविता लिख दे रहा है नया, कोई टाप नहीं रहा है। एक क्वेश्चन पूछा, आंसर दिया हुआ गाइड में, लेकिन नहीं, कोई बच्चा बोल रहा नहीं मैं अपना अलग से आंसर लिखूंगा, ठीक है। फिर एक है कंसेप्चुअल थिंकर। कंसेप्चुअल थिंकर बोलता है कि पहले मैं समझ लूं भाई पूरे कंसेप्ट को। जैसे हम कोई चीज का डेफिनेशन दिया हुआ, तो डेफिनेशन को हम क्या कर लेते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, रट लेते हैं। लेकिन वो बोले नहीं, अगर किसी व्यक्ति ने डेफिनेशन दिया है तो वो डेफिनेशन क्यों दिया, उसके मतलब को पहले समझो। तो कंसेप्चुअल थिंकर पहले किस पर काम करेगा, कंसेप्ट समझने पर काम करेगा, समझूंगा उसके बाद सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। Clear? तो 4 प्रकार के थिंकर है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका मेन फोकस है। देखो एनालिसिस बिफोर डिसीजन, एनालिसिस पहले सोचेगा। प्रैक्टिकल थिंकर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ये पहले भाई काम करके देख, डायरेक्ट करो बोलेगा, ज्यादा सोचने का नहीं। क्रिएटिव थिंकर इनोवेशन एंड ओरिजिनलिटी, इसका एक नया इनोवेशन, मूल ओरिजिनलिटी उसका अपना एक मूल तत्व है। कंसेप्चुअल थिंकर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट एंड थ्योरीज, ठीक है। तो वो बाजू में हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब इधर थोड़ा एक एक करके समझते हैं, हालांकि मैं ओवरव्यू तो दे ही दिया। तो सबसे पहले रिफ्लेक्टिव थिंकर, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स केयरफुली एनालाइज इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग डिसीजन, दे थिंक डीपली, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव एंड अवॉइड क्विक कंक्लूजन। तुरंत किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचते हैं, पहले पूरा सोचते हैं गहराई से। 10th क्लास में मैं
10th क्लास के बाद जब 11th क्लास में कोई सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, 2 ढाई महीने पूरे गर्मी छुट्टी ऐसे में तो क्रैश कोर्स टाइप का केमिस्ट्री पढ़ ले, केमिस्ट्री और वो मतलब मैथ्स ले लिए, नॉर्मल मैथ्स लिए, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स ये सब थे। केमिस्ट्री, फिज़िक्स की क्लास ले लिए क्रैश कोर्स, पढ़ भी लिया, अच्छा पकड़ भी बन गया। लेकिन गहराई से सोचा उसको, साला ले तो लिया, थोड़ा-सा विचार करते हैं, इधर मन नहीं है। मतलब कर लूँगा केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये सब पढ़ लेंगे, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं आया। केमिस्ट्री तो ख़ास करके नहीं, ले देख पढ़ लूँगा, पास हो जाऊँगा सब चीज़, लेकिन मज़ा नहीं आया ऐसा। तो इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है? बायो, मैं बोला बायो में भी साला केमिस्ट्री, फिज़िक्स तो पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स की जगह बायो पढ़ना पड़ेगा। और क्या ऑप्शन है? आर्ट्स है, कॉमर्स है। बोले कहीं न कहीं कॉमर्स लेके देखते हैं यार। तो कॉमर्स में नए सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। इससे पहले भैया अकाउंट्स नहीं पढ़े। साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स तो पढ़ ही चले थे, बोले पहली दूसरी क्लास से ही पढ़ रहे हैं, साइंस तो देख ही रहे हैं। तो सोचे नहीं यार कुछ नया सीखने समझने को मिलेगा, अकाउंट्स, बिज़नेस, इकोनॉमिक्स कुछ नया जानेंगे। तो सोचे सारे, फिर आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है भई? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना था कॉमर्स और आर्ट्स गधे लोग लेते हैं। घर में भी टेंशन में आ गए, अरे सब के सब तेरे घर परिवार में आज तक कोई कॉमर्स आर्ट्स नहीं लिए, तू कैसे ले रहा है? घर में अलग विरोध चल रहा है। लेकिन एनालिसिस किए कि मेरे पास क्या-क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आगे चल के, ठीक है? कहीं न कहीं ऑप्शंस काम भी आया भाई, उतना एनालिसिस करने का फ़ायदा मिला 11th क्लास में। तो कैरेक्टरिस्टिक थिंक बिफोर एक्टिंग, कार्य करने से पहले सोचते हैं, विश्लेषणात्मक क्षमता अच्छी होती है, गति की अपेक्षा शुद्धता की ओर ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रेफर एक्यूरेसी ओवर स्पीड, ठीक? तो ये उदाहरण भी एग्ज़ाम्पल भी दे दिए। प्रैक्टिकल थिंकर, व्यावहारिक शिक्षार्थी, ये क्या करेगा? प्रैक्टिकल थिंकर्स फोकस ऑन अप्लाइंग नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन, दे लर्न बेस्ट थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। मैं बोला कार थोड़ा बहुत सुने समझे, फिर मैं बोले कि डायरेक्ट गाड़ी चलाओ भाई, बिना गाड़ी चलाए नहीं सीखोगे। स्विमिंग हाँ, ऐसे-ऐसे हाथ पैर मारते देखे, चलो ठीक है, मैं बोला किताब में पढ़ने से तो नहीं होगा, कूदो पानी में, ठीक है? प्रेफर हैंड्स ऑन लर्निंग, व्यावहारिक कार्य करके सीखना पसंद करते हैं। सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। एप्लीकेशन ओरिएंटेड, प्रयोग आधारित सोच रखते हैं। बहुत सारी चीज़ होती है, तो मन में ऐसा भाव आता है कि यार ये करें, नहीं करें, करें, नहीं करें। ये बोर्ड मेरे को मालूम है, शुरुआत में जब 2 लाख का खर्चा करना था, शुरुआती दौर में बात बता रहा हूँ। 2 लाख जब अब पढ़ाए भई, अब मेरे पास जो पहले सेविंग है वो अलग। जब मैं टीचिंग फील्ड में कदम रखा, थोड़े-थोड़े पैसे जोड़े, मेरे पास एग्ज़ैक्टली 2 लाख रुपए कमाए थे मैंने, 2 लाख रुपए। अब मेरा जो नया बोर्ड का सेटअप आना था उस टाइम, नॉर्मल बोर्ड लिए 1,80,000 रुपए का उस टाइम बोर्ड था। ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना? तो 2 लाख कमाया मैं, 2 लाख रुपए जोड़-जोड़ के जैसे-तैसे जोड़े, ₹500 फीस लेते थे शुरुआत में। उसके बाद 2 लाख रुपए तो ये सबसे डरते थे, टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी भाई, सबके बारे में नॉलेज तो है नहीं, साला बोर्ड कैसे चलेगा? इतना महँगा स्क्रीन है, डिजिटल बोर्ड है, खराब तो नहीं हो जाएगा? दुनिया भर का दिमाग में था। एक टाइम बाद सोचे अबे हटाओ, जो होगा देखा जाए। ये जो प्रैक्टिकल थिंकर है वैसे ही होता है, ठीक है? ये जो प्रैक्टिकल थिंकर है वैसे ही, जो होगा देखा जाए, करो साले, लेके आओ, सीख जाएँगे, कितना बड़ा बात होगा यार, कितना बड़ा बात होगा? एप्पल के मोबाइल फ़ोन बस बोलते थे एंड्रॉइड से थोड़ा अलग है, अरे ले देखो बोले नहीं समझ आएगा तो रख देंगे, नहीं समझ नहीं यूज़ करते उसको। मैकबुक लेके आ गए, सीखेंगे, मजबूरी रहेगा सीखेंगे और नहीं सीखे, लेकिन खैर ठीक। तो ये है कि व्यावहारिक कार्य करके सीखना पसंद करते हैं, ठीक है? प्रयोग आधारित सोच रखते हैं। एग्ज़ाम्पल है, अ स्टूडेंट लर्न्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बाय परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग थ्योरी। टैली सीखना है, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखना है, वो थ्योरी पढ़ रहा है तो कैसे सीखेगा? उसको डायरेक्ट प्रैक्टिकल कोच को बोले। होता है कि नहीं होता? कई लोग मोबाइल पहले अगर बिगड़ जाता था तो एक ही तरीका मालूम था, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करो भैया, गेम खेलते-खेलते कुछ ना कुछ दब जाता था, मालूम नहीं रहता था। कंप्यूटर भी जब नया-नया आए थे घर में, कुछ नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम आया वो शटडाउन वाला बटन दबा दो भैया, नीचे से वही सारी समस्याओं का हल रहता था। क्रिएटिव थिंकर्स, रचनात्मक शिक्षार्थी, ये क्या नया कुछ ओरिजिनेट करो। क्रिएटिव थिंकर जनरेट ओरिजिनल आइडियाज, एक्सप्लोर न्यू पॉसिबिलिटीज एंड डेवलप इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। रचनात्मक शिक्षार्थी नए विचार उत्पन्न करते हैं, नई संभावना की खोज करते तथा समस्याओं के नवीन समाधान विकसित करते हैं। ये इमेजिनेटिव और इनेटिव होते हैं, कल्पनाशील एवं नवाचारी होते हैं। अब कोई ताजमहल बनाया होगा, पहली बार बनाया ना वो तो, उससे पहले ऐसा कोई आकृति था क्या? नहीं था, उसका ओरिजिनल था। थिंक डिफरेंटली, अलग एवं नवीन ढंग से सोचते हैं। जैसे देखो ना शेरो शायर, हम अब फिलहाल शिक्षार्थियों के दृष्टि से देख रहे हैं, लर्नर के दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन मैं उदाहरण भले दूसरे के दे रहा हूँ, जैसे शेरो शायर शायरी करते हैं, कोई दूसरे को टापता है कि नहीं? हर किसी का अपना एक अलग शेर है। आप देखेंगे जुगनू, जुगनू के ऊपर इतने शेर, मोहब्बत वर्ड से इतने शेर, परिंदों से इतने शेर,
दिया से इतने शेरो शायरी उसी वर्ड से क्रिएटिव आइडिया अपना एक नया शेयर लेके आते हैं। थिंक डिफरेंटली, अलग सोचते हैं, जनरेट ओरिजिनल आइडियाज, मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं। जैसे स्टूडेंट डिजाइन अ न्यू साइंस प्रोजेक्ट यूजिंग हिज ओन आइडियाज। एक से एक लोग थे भाई हमारे बच्चे लोग में भी होते होते ना क्रिएटिव। हम जब स्कूल से थे कोई प्रोजेक्ट देते साला क्या प्रोजेक्ट, हमको तो ऐसा लगता था कहीं से पैसा ऐसा लेके आए भाई, पैसा दे दे भाई मेरे अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ले, मेरा नाम लिख देना, यही चलता था। हम तो ऐसे ही करते। लेकिन एक से एक भाई वेस्ट से कुछ नया बना दे रहे हैं। अच्छे स्टूडेंट थे, केंद्रीय विद्यालय में 8th तक के बाद तो मैं 9th 10th केवी में पढ़ा। एक से एक स्टूडेंट थे क्रिएटिव थिंकर्स। वो वेस्ट दुनिया भर का वेस्ट है, वो बॉटल वॉटल सब क्या कचरा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके उससे नया एक डिजाइन बना दे रहे हैं, अलग प्रोजेक्ट बना दे रहे हैं। समझ ही नहीं आया। क्रिएटिव थिंकर थे वो। कंसेप्चुअल थिंकर, ये कंसेप्ट पर ध्यान देते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट, थ्योरी एंड रिलेशनशिप रेदर देन मेमोराइजिंग फैक्ट। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मान के चलो मैंने बोला ये CRR, SLR, ये सब को आप बढ़ाओगे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम करोगे बढ़ जाएगा, ऐसा मैं इनवर्स रिलेशन बता दिया। उदाहरण के तौर पर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे ध्यान होगा। तो या तो मैं डायरेक्ट रटा दूं, लेकिन अगर आप कंसेप्चुअल थिंक करोगे तो आप सोचोगे साला CRR या SLR के बढ़ने से इन्फ्लेशन क्यों कंट्रोल होगा। तो आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करोगे। अच्छा CRR SLR क्या होता है, बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा मान के चलो 100 रुपए CRR SLR मिला के 25 रुपए RBI के पास या खुद के पास जमा रखना होता है, उसको भैया डिपॉजिट मतलब दूसरे को मनी लैंड नहीं कर देगा, उधार नहीं दे देगा। अच्छा चलो ठीक है, मान के चलो 100 में 25 रुपए रिजर्व करके रखना पड़ा बैंक वालों को, ठीक है। अब ये CRR SLR बढ़ा दिए, उसकी वजह से अब 25 की जगह 35 रुपए रखना पड़ जा रहा है। पहले 25 रुपए डिपॉजिट रिजर्व रखते थे तो 75 रुपए लोन दे देते थे, अब 35 रुपए दे तो सिर्फ 65 रुपए लोन दे पा रहे लोगों को। यानी कि मार्केट में 10 रुपए लोन कम जा रहा है, 10 रुपए उधारी। इससे क्या हो रहा है, डिमांड 10 रुपए, लोगों के पास उधारी कम आएगा तो कम डिमांड करेंगे, जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतना ज्यादा डिमांड करोगे। आपके हाथ में 10 लाख रुपए आएगा तो 10 लाख के हिसाब से डिमांड करोगे, और जेब में पैसा ही नहीं है 10 रुपए तो 10 रुपए के हिसाब से डिमांड करोगे। तो मार्केट में 10 रुपए का डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया तो ऑटोमेटिक प्राइस कम हो जाता है, प्राइस कम हो गया, इन्फ्लेशन कम हो गया। ऐसे पूरे कंसेप्ट समझते चलोगे। तो ये फोकस किस पर करता है, कंसेप्ट पर फोकस करता है, विभिन्न विचारों के बीच संबंध को समझता है, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक चिंतन मजबूत होता है इससे। जैसे डिमांड सप्लाई वाला ही उदाहरण दे दिया है ना, और CRR SLR तो बोल ही दिया। फिर ये बॉक्स तो हम देख ही चुके हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पढ़ लेते हैं, हालांकि ऊपर का ही सार है, इसको आपको देखना होता है। प्रत्येक शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण अद्वितीय होता है, सब अपने आप में यूनिक है। चिंतनशील शिक्षार्थी कार्य से पहले विश्लेषण पर बल देता है, प्रैक्टिकल वाला प्रयोग पर बल देता है। क्रिएटिव थिंकर क्या करता है, वो मौलिकता पर, ओरिजिनलिटी पर बल देता है। कंसेप्चुअल थिंकर एम्फसाइज अंडरस्टैंडिंग, वो समझने, कंसेप्ट समझने, प्रिंसिपल समझने, थ्योरी पर समझने, इस पर बल देता है। तो ये टॉपिक था इंडिविजुअल डिफरेंस का, हुआ समाप्त। ठीक, चलिए।